हाँ, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट डे में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे कि जो VDPB का वैल्यू था, मतलब डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, वहां तक निकालने के लिए देखे थे। VDPB निकालने का तो फॉर्मूला था, है ना, कि VDPB इक्वल टू 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU बाई गामा M नॉट गामा MB, है ना। यहां तक तो पहुंचे थे ना लास्ट डे? क्या हुआ, रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि डी क्या था ना, डायमीटर ऑफ बोल्ट था, टी क्या था, थिकनेस था, और केबी क्या था, एक कोफिशिएंट था, और FU बाई गामा MB। तो FU आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ था। तो केबी का वैल्यू क्या था कि केबी का वैल्यू दिया हुआ था 4 फार्मूला, और इस 4 फार्मूला से जो लीस्ट वैल्यू होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ केबी। तो केबी निकालने के लिए सबसे पहला चीज दिया गया था E बाई 3D नॉट। अब E का वैल्यू 33 कहां से आया था? E का वैल्यू 33 कहां से आया था? ये टेबल से, ये टेबल आप लोगों को दिखाए थे, याद आ रहा है? जहां पे ये क्या था, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट दैट इज द डी, जो नॉमिनल डायमीटर है। तो आपके केस में नॉमिनल डायमीटर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20 mm डायमीटर बोल्ट, है ना। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20 mm डायमीटर बोल्ट। तो 20 mm डायमीटर बोल्ट के लिए देखो यहाँ पे डायमीटर ऑफ होल का भी एक चार्ट दिया हुआ है, जिसको कल नहीं बोले थे, डी नॉट से डिनोट करते हैं या DH से डिनोट करते हैं, द डायमीटर ऑफ होल। तो डायमीटर ऑफ होल अगर 20 mm डायमीटर बोल्ट दिया हुआ है, तो ये डायमीटर ऑफ होल, ये DH या डी नॉट कितना हो गया? 22। 22, यस सर। हाँ। और ये E का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो E का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 20 mm डायमीटर बोल्ट के लिए? दैट इज 33, एक स्टैंडर्ड केस पे। तो जैसे आपको अगर बोल्ट का डायमीटर क्वेश्चन में 16 दिया रहता और आपको केबी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, अगर आपको केबी की वैल्यू निकालनी थी और आपका बोल्ट का डायमीटर 16 दिया हुआ था, तब आप क्या करते? तो पहला फॉर्मूला था आपके पास E बाई 3D नॉट, ये था ना, और आपके पास दिया हुआ है 16 mm डायमीटर का बोल्ट। तो 16 mm डायमीटर बोल्ट के लिए आपका क्या हो जाता ना, 16 mm डायमीटर का बोल्ट दिया हुआ है 16, तो उसके लिए आपका डायाफोल या डी नॉट हो जाता 18, और आपका जो E डिस्टेंस हो जाता वो हो जाता आपके लिए, आपके केस में 27। तो तब आपका केवी का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे E का वैल्यू 27, हाँ, बाय 3 इंटू डी नॉट का वैल्यू 18। So this will be the one of the values of KB. बट आपके इस केस में क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, तो डी नॉट की वैल्यू हो गई 22 और E की वैल्यू हो गई 33 फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है ना? यस सर। ओके, हाँ। और ये हो गया पहला केस। दूसरा केस में क्या है? दूसरा केस में दिया हुआ है P बाई 3D नॉट माइनस 25। हम लोगों ने बात किया था P क्या है? पिच है, P इज द पिच डिस्टेंस, है ना। P क्या है? पिच डिस्टेंस है। अब पिच डिस्टेंस क्या होता है कि 2.5 टाइम्स जो नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट, इतना आपको मिनिमम पिच देना होता है। मिनिमम पिच कितना देना होता है ना? 2.5 टाइम्स
ऑफ द डाया ऑफ बोल्ट इतना होता है ना, मिनिमम पिच, कल ही तो बोले थे, है ना? यस सर। इतना होता है। तो अब आपके केस में 20 mm डायमीटर बोल्ट दिया हुआ है, तो पिच क्या हो जाएगा 2.5 इंटू डी, दैट इज मीन्स द 50 mm पिच, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट बोल्ट विल बी 50 mm, इतना हो जाएगा, है ना? तो P बाई 3d0 माइनस 0.25 करेंगे तो P का वैल्यू 50, 3 इंटू डी नॉट का वैल्यू 22 माइनस 0.25, तो 0.5 केबी का दूसरा वैल्यू। केबी का तीसरा वैल्यू FUB बाई FU, FUB means ultimate tensile strength of the bolt by FU। हाँ, ये हो जाता है आपका तीसरा वैल्यू केबी का, और चौथा वैल्यू 1। इन चारों में से जो मिनिमम होगा वो होगा केबी का वैल्यू। तो अगर चारों का वैल्यू देखेंगे तो इस पहला केस में आया 0.5, दूसरा केस में भी आया 0.5, तीसरा केस में आया 0.975 में, चौथा केस में आया 1। तो आपको केबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चारों में से सबसे मिनिमम है 0.5, तो केबी की वैल्यू होगी 0.5। क्लियर है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एंड डिस्टेंस E, जो कल बोल रहे थे एंड डिस्टेंस E हैज बीन एज्यूम्ड टू बी फॉर रोल्ड एज, मतलब उस टेबल में अगर आप देखोगे तो रोल्ड एज सेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो हम लोगों का जो सेक्शन होगा बेसिकली, अगर क्वेश्चन में नहीं ये है कि स्टील या डिजाइन कोई पेपर, वो एजम्पशन पे ही पूरा पूरा है, आपके एजम्पशन लेते हैं। तो हम लोगों का जो एजम्पशन है वो हॉट रोल्ड सेक्शन है हमेशा, ठीक है, हॉट रोल्ड सेक्शन स्टील के केस में हॉट रोल्ड स्टील है ना। तो यहाँ पे रोल्ड एज लिया गया है, जो ई का वैल्यू ये है। तो VDPB का वैल्यू अगर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45.26 किलो न्यूटन, सॉरी 98.4 किलो न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बोले थे कि बोल्ट शियर में भी फेल हो सकता है, बियरिंग में भी फेल हो सकता है, पर दोनों स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होगा वो होगा बोल्ट का डिजाइन स्ट्रेंथ। तो इस केस में 98.4 है आपका बियरिंग के केस में, और शियर के केस में 45.26। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी बोल्ट की, डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी बोल्ट की? दोनों में से मिनिमम कौन है? 45.26। 45.26। सो शेयर में यहाँ पे हम लोग डिजाइन करेंगे, मींस जो दोनों में से मिनिमम है वो शेयर स्ट्रेंथ है, सो द डिजाइन स्ट्रेंथ विल बी दैट स्ट्रेंथ। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट विल बी मिनिमम ऑफ द स्ट्रेंथ इन शेयर एंड बियरिंग। शेयर और बियरिंग में से दोनों मिनिमम है 45.26, तो हम लोग 45.26 को ले रहे हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं दूसरा केस में क्या दिया हुआ था, देखते हैं कि दूसरा केस आपको, ये पहला केस में लैप जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट हो गया। यस सर। अब दूसरा केस में दिया हुआ है सिंगल कवर बट जॉइंट एंड द कवर प्लेट ऑफ 10 mm थिक, है जी? ओके, तो केस नंबर बी देखते हैं। अब केस नंबर बी में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, सिंगल कवर बट जॉइंट का मतलब क्या, ये ऐसा, सॉरी, ये दोनों प्लेट हो गई और ये हो गया ऊपर में कवर। अब इस प्लेट का थिकनेस आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 mm। 10 mm। और ऊपर में कवर प्लेट दिया हुआ था, देखो रुको दिखाते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था, सॉरी अनुजा फद्रा गलत बोली आप, देखो 12 mm दिया हुआ है, द मेन प्लेट शुड बी 12 mm, ठीक है, 12 mm थी सर, कवर थी, और कवर जो है 10 mm, कवर 10 mm का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा नोट करो, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब कौन सा थिकनेस लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जब PDPB का वैल्यू निकाल रहे थे तब 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T, T क्या था, थिकनेस ऑफ द प्लेट था, है ना। जब बट जॉइंट होंगे, ऊपर कवर और नीचे कवर लगेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहाँ पे देखेंगे कि सम ऑफ द कवर प्लेट्स थिकनेस और ये जो मेन प्लेट का थिकनेस है, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो समझते हैं कि ये दिया हुआ था आपको, मेन प्लेट दिया हुआ था आपको 12 mm का, ठीक है। आपके कवर प्लेट कितने दिए हुए हैं, 10 mm का, है ना। अब दोनों में से क्या मिनिमम है, दोनों में से 10
10 मिनिमम है, मतलब 10 कवर प्लेट का थिकनेस मिनिमम है। तो हम लोग जो वहां पे टी थिकनेस इस अगर बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे और टी थिकनेस पुट करेंगे तो कितना करेंगे, 10 mm करेंगे, क्योंकि दोनों थिकनेस में से जो मिनिमम थिकनेस होगा उस थिकनेस के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करेंगे आगे। क्लियर है बात यहां तक? Okay. ओके। अब मान लेते हैं कि अगर डबल कवर बट रहा, डबल कवर रहा, ठीक है, ऐसे एक और कवर रहा और इस कवर का भी थिकनेस आपके पास 10 रहा, ठीक है, तो क्या बोले कि सम ऑफ द थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट्स एंड मेन प्लेट्स, दोनों के जो थिकनेस है, दोनों का के थिकनेस में से जो मिनिमम होगा, अगर ये नीचे भी 10 mm थिकनेस का प्लेट रहा, ऊपर भी 10 mm थिकनेस का प्लेट रहा, तो कवर प्लेट की टोटल थिकनेस कितनी होगी, एग्रीगेट थिकनेस कितना हो गया टोटल? 20। तो टी तब हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20, और आपका मेन प्लेट का थिकनेस कितना है, 12 mm ही है, 12। तो दोनों Yes. में से मिनिमम क्या हो जाएगा, दोनों में से मिनिमम कौन सा होगा, 12 mm। 12। तब हम लोग क्या करेंगे कि मेन प्लेट का थिकनेस लेंगे 12 mm, दोनों में से जो मिनिमम होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. आर्या प्रसाद, अनुजा, भद्रा, आकाश, जो भी लोग हैं, क्लियर हुई बात? Yes, sir. Yes sir। ओके Yes sir। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंगल कवर जो बट जॉइंट बोला था, तो सिंगल कवर बट जॉइंट के जो फॉर्मूला था इसको क्लियर कर, हाँ, कि आपको शेयर में निकालना है VDSB, है ना, VDSB। अब VDSB के लिए फॉर्मूला क्या था, इसके लिए फॉर्मूला क्या था VDSB के लिए, ANB इंटू FUB बाय √3 गामा MB। थ्रेडेड बोल्ट्स के लिए यही फॉर्मूला था, पेज नंबर 76 कोड में, पेज Yes, sir. में Yes sir। पेज में जो IS 800 2007 कोड है, वहां पे 76 में क्लॉज नंबर 10.3.3, क्लॉज नंबर कितना था, 10.3 था ना कुछ, तो VDSB ये फॉर्मूला दिया हुआ था वहां पे। अब अगर आप सिंगल कवर बट जॉइंट निकालते हैं सेम थिकनेस सेम प्लेट के लिए, तो सेम फॉर्मूला से अगर निकालते हैं तो ANB क्या है, नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट, ANB Yes sir। आपका नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट, और वो कहां से आ रहा था, बोल्ट के डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। जैसे बोल्ट का डायमीटर आपका 20 था, तो उस केस में उस जो टेबल से कितना आ रहा था, 245 mm² आ रहा था ना। Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर ये जो नेट टेंसाइल एरिया है वो थ्रेड का एरिया है ना बोल्ट का? क्या क्या, हाँ जो टेंसाइल, सर ये जो बोल्ट जो शैंक है वो जो थ्रेड का एरिया है ना, वही बोल रहे हाँ नेट हाँ हाँ, जो उसका थ्रेड जहाँ पे वो टेंशन पे जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो टेंसाइल फोर्स Yes को sir। एक्युमुलेट कर रहा है, उसका जो एरिया है, जो नेट टेंसाइल उसका एरिया है, वो एरिया बोल्ट के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, और अकॉर्डिंग टू द डायमीटर इट इज 245 mm²। ओके सर। क्लियर है? Yes sir। ओके, सो ANB का वैल्यू मतलब अगर लैप जॉइंट के केस में जो था, सिंगल कवर बट जॉइंट का भी वही होगा, क्योंकि बोल्ट का डायमीटर तो सेम है दोनों केस में, तो ANB का वैल्यू तो 245 भी होगा। Yes sir। FUB बोल्ट का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उतना ही होगा, √3 गामा MB, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी बोल्ट के लिए उतना ही होगा। तो जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होगा बोल्ट का सिंगल कवर बट जॉइंट के केस में, वो भी 45.26 ही होगा। Yes, sir. Yes sir। है ना। अब बियरिंग के केस Yes में sir। डिफर कर जाएगा। बियरिंग के केस में अगर हम देखेंगे VDPB निकालने के लिए, अगर सिंगल कवर बट जॉइंट है और कवर प्लेट का थिकनेस अगर 10 mm है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FU की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, FU की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, चेंज होगी क्या? FU तो अल्टीमेट नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो तो उतना ही रहेगा। गामा MB की वैल्यू चेंज होगी क्या? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल के लिए, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो क्या वो चेंज होगा गामा नहीं, MB? नहीं चेंज होगा। D डायमीटर ऑफ बोल्ट है, वो चेंज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। नहीं होगा सर। T थिकनेस चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो। T थिकनेस जो है वो चेंज होगा, क्योंकि सिंगल कवर बट जॉइंट है। तो सिंगल कवर बट जॉइंट में हम लोगों ने अभी क्या बात की है कि जो भी एग्रीगेट थिकनेस है कवर प्लेट का और मेन प्लेट का, दोनों में से जो मिनिमम होगा,
तो कवर प्लेट का थिकनेस कितना है? 10 mm है, और इसका थिकनेस कितना है? 12 mm है, और नीचे कोई Yes, कवर sir. प्लेट लगा नहीं है, तो कवर प्लेट का टोटल थिकनेस 10 ही है और मेन प्लेट का 12 है, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वो होगा, तो मिनिमम कितना है? 10 10 mm है, लेंगे सर. तो 10 लेंगे Yes, sir. टी की वैल्यू। ठीक है, अब केबी की वैल्यू निकालनी है। अब केबी की वैल्यू के लिए पहला केस दिया हुआ है E/3D0, तो क्या E/3D0 चेंज होगा? E/3D0 चेंज नहीं होगा, क्योंकि E का क्या था? बोल्ट के डायमीटर के साथ वेरी कर रहा था इन डिस्टेंस, तो बोल्ट का डायमीटर तो चेंज नहीं हुआ है, 20 mm ही है, तो उसके लिए E की वैल्यू 33 ही होगी। Yes, sir. D0 की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। पिच भी आपको 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बोल्ट ही देना है। यस सर। ओके, सो आपकी चारों चीजें, केबी की वैल्यू तो 0.5 ही आनी है ना? केबी की वैल्यू आपकी 0.5 ही आनी है, क्योंकि कोई चेंज होगा नहीं। बट VDPB चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थिकनेस है वो 12 mm आप लिए थे, अभी थिकनेस चेंज हो जाएगा, थिकनेस 10 mm का हो जाएगा, बस यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ पे चेंज आ जाएगा। देखते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग देखेंगे केस बी पे अगर आप थोड़ा सा थ्योरी भी देखोगे तो वहां पे क्या है कि द बोल्ट विल बी इन सिंगल शियर एंड बियरिंग। दो चीज में हम लोग देखेंगे, क्योंकि सिंगल कवर है तो एक ही मतलब सिंगल कवर है, मतलब शेयर प्लेन क्या एक ही है ना? Yes, sir. एंड बियरिंग पे, तो द थिकनेस टू बी कंसीडर्ड फॉर बियरिंग विल बी द लिस्ट ऑफ एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स। तो कवर प्लेट तो एक ही है, तो कवर प्लेट का थिकनेस एग्रीगेट जोड़ेंगे तब भी 10 mm ही रहेगा। एंड द मिनिमम Yes, थिकनेस sir. ऑफ द मेन प्लेट जॉइंटेड, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन प्लेट जॉइंटेड क्या है कि 12 mm का थिकनेस है, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा, तो 12 और 10 में 10 है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10। और द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शियर में तो उतना ही हो रहा था, शियर में तो हम लोग देखे, शियर में तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा था। आ रहा था क्या? ANV की वैल्यू भी सेम Yes, थी, sir. FU की वैल्यू भी उतनी होती है, गामा एम भी पार्शियल इफेक्ट फैक्टर भी उतनी होती है, तो आपका यहाँ चेंज आया नहीं। अब VDPB जो है इस केस में क्या हो गया? 2.5 का तो 2.5 ही रहा, केबी की वैल्यू 0.5 ही रहेगी, हमने कहा, क्योंकि चेंज तो हो नहीं रहा था। चेंज हो रहा था क्या केबी की वैल्यू? नहीं सर। क्योंकि केबी की वैल्यू E/3D0 था, E की वैल्यू बोल्ट डायमीटर के ऊपर, D0 भी बोल्ट डायमीटर के ऊपर वेरी कर रहा है, पिच डिस्टेंस भी आपका उसके ऊपर वेरी कर रहा है, तो चेंज हो नहीं रहा था वहां पे, बस ये थिकनेस चेंज हुआ 10। तो इसके चलते ये जो VDPB हो गया ये 82 किलोन्यूटन पे होगी। तो यहाँ पे भी जो बियरिंग स्ट्रेंथ है वो 82 है और शियर स्ट्रेंथ जो है 45.26 है, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा, दोनों में से मिनिमम क्या है? शियर स्ट्रेंथ पे है, तो हम लोग ये डिजाइन करेंगे शियर स्ट्रेंथ के लिए, तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ या डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हो जाएगा 45.26, इतना ही हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े, केस नंबर 3 देखते हैं। Yes, sir. ओके, केस नंबर 3 देखते हैं। अब केस नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? केस नंबर 3 में आपको दिया हुआ है डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, तो एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो डबल कवर बट जॉइंट देखते हैं कैसा है। ये हो गया आपका मेन प्लेट, ये हो गया आपका दूसरा मेन प्लेट, हाँ, ये हो गया आपका एक ऊपर में कवर, ये हो गया आपका एक नीचे में कवर। ठीक है, क्लियर है? अब ऊपर का कवर प्लेट का थिकनेस आपको बोल दिया गया है इस बार, ईच ऑफ द कवर प्लेट बीइंग 8 mm थिक। ईच ऑफ द कवर प्लेट मतलब ये भी 8 mm का ऊपर में, और ये नीचे भी 8 mm का, नीचे भी 8 mm का, और ये जो मेन प्लेट है ये आपका है 12 mm का। तो सर हम लोग इसमें प्लेट का थिकनेस लेंगे। हाँ, तो दोनों को जोड़ लो। क्या बोले कि दोनों को जोड़ना है, तो 8 + 8 कितना हो गया? ऊपर में कवर प्लेट 8 का, 16। नीचे भी कवर प्लेट 8 का, तो 8 और 8 हो गई आपकी 16 mm, दोनों को जोड़ेंगे तो। और मेन प्लेट का आपका थिकनेस है कितना? 12। मेन प्लेट का आपका थिकनेस है 12, तो दोनों में से मिनिमम कितना है? 12।
12 है, तो आपको कौन सा थिकनेस लेना है? 12 mm लेना है, ठीक है। Yes, sir. अब डबल कवर बट जॉइंट भी होगा तो जो शेयर के स्ट्रेंथ निकालने की फॉर्मूला है, तो शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? ANB into FUB by √3 गामा MB। तो इस Yes, वाले sir. पूरे Yes, sir. पोर्शन में क्या कुछ चेंजेस हो रहा है डबल कवर बट जॉइंट के लिए भी? Yes, sir. No. यहाँ प्लेन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। Yes, sir. यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ पे प्लेन 2 हो जा रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पे पूरा फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो NN into ANB होता है ना, NN Yes, sir. into ANB होता है। यहाँ पे NN साइलेंट क्यों हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ प्लेन एक ही थे अभी तक, है ना। Yes, sir. NN into ANB, तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन NN। अब अगर डबल कवर लग गए तो ऊपर में ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन के अलोंग भी फेल हो सकता है, और Yes, sir. नीचे एक प्लेन लग गया, इसके अलोंग भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो दोनों Yes, sir. प्लेन में से अभी नंबर ऑफ शेयर प्लेन दोनों हो गए, दोनों के अकॉर्डिंग फेल हो सकता है कभी भी। तो NN की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे VDSB की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे इस फॉर्मूला में 2 into ANB हो जाएगा, 2 into ANB into FUB by √3 गामा MB, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। नहीं होंगे। क्लियर है? बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। हाँ। तो डबल कवर बट जॉइंट पे क्या था कि द बोल्ट विल बी डबल शेयर एंड डबल बियरिंग, and the thickness to be considered for bearing will be list of aggregate thickness for cover plates and the minimum thickness of the main plates। तो इस केस में आप लोग भी बोले क्या, कितना बोले? ठीक, कितना होना चाहिए? 12 mm होना चाहिए, क्योंकि 8 + 8 जोड़ते हैं तो 16 हो रहा था, 8 + Yes, sir. 8 जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा था, और मेन प्लेट का थिकनेस आ रहा था 12। तो दोनों में से मिनिमम 12. कितना है? 12 है। तो हम लोग, Yes, sir. हेड राइटिंग बहुत खराब हो रहा है ना यहाँ पे, समझ आती है जो लिखता हूँ मैं साइड में? Yes, sir. समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके। नहीं, एक्चुअली वो ड्राइंग उससे बनाते हैं ना, तो लिखने में थोड़ा सा ये आता है। जहाँ नहीं समझ आएगा तुरंत पूछना कि सर ये कहाँ से लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे VDSB की जो वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगा 90.52। पिछला केस में शायद 45 था सिंगल शेयर प्लेन में, डबल शेयर प्लेन है तो डिजाइन स्ट्रेंथ विल बी 90.5। अब डिजाइन स्ट्रेंथ इन बोल्ट बियरिंग पे के केस में, तो बियरिंग के केस में 2.5 into KB into D into T into FU by गामा MB, ये फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला है जो आपका पेज नंबर 76 में आ रहा है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए कहाँ से ले रहा हूँ। पेज नंबर 76, ठीक है। तो पेज नंबर 76 से ये ले रहा हूँ, 2.5 into 0.5 into 20 into 12 into 410 by गामा MB, so 98.4। तो दोनों के केस में मिनिमम क्या है ना, 90.52 है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट विल बी मिनिमम दोनों में से, तो दोनों में से मिनिमम ये वाला वैल्यू है, तो 90.52 विल बी द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। Okay, sir. क्लियर है? न्यूमेरिकल यहाँ खत्म होता है ये वाला। Yes, sir. समझ आया सबको? Yes, sir. ओके। आकाश है, गौरव कुमार है। Yes, sir. ओके। एक और कोई आया था तो ना? पूछ सकते हैं। हाँ पूछो। पूछ सकते हैं। सर हम जैसे ये तो समझ में आ गया हमको, बोल्ट में जैसे शियर फेलियर होता है, हाँ बियरिंग फेलियर होता है, टेंशन फेलियर तो नहीं होता है। हाँ। तो सर बोल्ट में फेलियर कैसे होता है, वो ये समझ। बोल्ट में फेलियर होता कैसे? एक तो जैसे मान लो बोल्ट से आप कनेक्ट किए हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एक देखते हैं। आपका यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, और आपका यहाँ पे एक प्लेट है। रुको रुको, इसको सिंपल है। यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक दूसरा प्लेट है, ठीक है। आपने यहाँ पे लगाया है एक बोल्ट और दोनों को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से अगर एक फोर्स लग रहा है P, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है
P, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये जो जॉइंट है, ये प्लेन पे आपने यहाँ पे जॉइंट किया हुआ है, बोल्ट से फिक्स किया हुआ है इसको, ठीक है। अगर आप पुल करोगे तो क्या होगा, इस प्लेन के अलोंग ना ये दोनों अलग हो सकते हैं, दोनों प्लेट। यस सर। हाँ, तो ये जो प्लेन है ये सेंसिटिव प्लेन है, क्योंकि अगर दोनों पुल लगेंगे तो शेयर क्या होता है, मेनली होता क्या, शेयर इज अ कटिंग पेयर। मीन्स अगर थोड़ा सा अगर एक और समझते हैं, जैसे ये मान लो कि ये एक बीम है, दिस इज अ बीम, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, ये एक बीम है, तो ये बीम शेयर में कैसे फेल करता है कि अगर मैं मान लो कि ये मेरा हाथ एक कैंची का पेयर है, ठीक है, एक पेयर ऑफ सीजर है, ठीक है। अगर मैं ऐसे इसको चलाऊं तो ये यहां से कट सकता है, सोच के बताना, Yes, sir. सोच के बताना। देखो तो ऐसे मैंने कैंची का दोनों सीजर यहां से लगाया, ठीक है, तो क्या ये कट सकता हाँ सर। है ना, कट सकता है ना। Yes, sir. तो शेयर फोर्स क्या होता है कि इक्वल एंड मतलब ऑपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स अगर सेम पॉइंट के ऊपर काम करेंगे तो वहां पे शेयर फेलियर होने की चांसेस होते हैं। जैसे बीम के केस में अगर आप कोई एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से समझ पाओगे। जैसे एक बीम और कॉलम का जॉइंट है, बीम और कॉलम का जॉइंट है, तो आप देखोगे कि जॉइंट के पास शेयर रिइंफोर्समेंट ज्यादा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शेयर के मतलब सॉरी सपोर्ट के पास रेनफोर्समेंट शेयर रेनफोर्समेंट ज्यादा दी जाती है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के आसपास वो शेयर में फेल होने के चांसेस रहते हैं। क्यों ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कॉलम ये है, तो कॉलम आपका एक अपवर्ड ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा है और बीम के थ्रू एक मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट डाउनवर्ड रिएक्शन आ रहा है। तो जितना इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्सेस आसपास रहेंगे, मतलब जितने क्लोज में रहेंगे, उतना वहां पे शेयर फोर्स ज्यादा होता है। और ऑपोजिट बेंडिंग इसकी एकदम ऑपोजिट होती है। बेंडिंग में क्या होता है आपका, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। तो अगर मैं इसी को देखूं तो कैंची का यहां से अगर पेयर लगा रहा हूं तो ये कट जा रहा है, और जितना इस पेयर को मैं पेज लेता हूं, जितना ये कैंची का जो पेयर है इसको मैं दूर करता जाऊंगा एक दूसरे से, तो क्या होता जाएगा, ये अगर यहां से ऐसे 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 तो क्या होगा, ऐसे मतलब Bend करेगा सर। एक रोटेशन आ जाएगा। जितना ये डिस्टेंस फैलेगा, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट, मोमेंट इज अ रोटेशन। तो जितना एक ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस मतलब क्लोज आते जाएंगे, उतना वहां पे शेयर के फेलियर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और जितना ये एक दूसरे से दूर बढ़ते जाएंगे उतना वहां पे रोटेशन आता जाएगा। तो सेम इज द बोल्ट के केस में, जहां पे ये बोल्ट दोनों मतलब बोल्ट कनेक्ट किया हुआ है दोनों प्लेन को, दोनों अगर इक्वल एंड ऑपोजिट पुल लगता है, टेंसाइल फोर्स लगते हैं, तो उस पे प्लेन के अलोंग वहां पे सबसे ज्यादा शेयर क्रिएट होंगे, शेयर जनरेट होंगे कि वहां से स्लिप कर जाए चीजें। So that is why we should design the strength of the joint, कि यहाँ पे ये जो joint कितना strength दे रहा है, जो मतलब ये मिनिमम, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि इसी केस में कि डबल कवर बट जॉइंट है, तो इस केस में आपका डिजाइन स्ट्रेंथ 90 है। तो आपका मतलब जो लोड है, लोड आपका 90 किलोन्यूटन से जब तक लो रहेगा, मतलब 85 80, तब तक वो जो मतलब जॉइंट है वो जॉइंट फेल नहीं करेगा। उसको एक्सीड करेगा तो आपका जॉइंट फेल कर जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बोल्ट का ही। बोल्ट का दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स व्हिच आर 8 mm थिक। मींस क्या बोला है कि अ सिंगल कवर मींस अ सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, मतलब एक ही बोल्ट लगा है सब और डबल कवर। तो यहाँ पे ये एक प्लेट और यहाँ पे ये एक प्लेट और डबल कवर। तो यहाँ से ये ऊपर में एक कवर लगा और यहाँ से नीचे में कवर लगा। ठीक है,
तो अब दोनों क्या बोले हैं, सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स व्हिच आर 8 mm थिक। तो दोनों प्लेट का थिकनेस कितना बोल दिया ये क्वेश्चन में, 8 mm थिक है। एज्यूमिंग 16 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट, मतलब आपको बोल्ट का डायमीटर भी क्वेश्चन में दे दिया 16 mm का, ग्रेड बता दिया कितना ना 4.6 ग्रेड का बोल्ट है, और कवर प्लेट जो है उसकी थिकनेस क्या है 6 mm थिक है। मतलब ये कितना है, ये प्लेट कितना है 8 mm। आप लोग रिस्पॉन्ड करो कहीं। यस यस सर। बाकी गौरव और आकाश जो लोग थे है कि चले गए? हाँ सर। अच्छा, तो ये 8 mm और ये कवर प्लेट कितने का है 6 mm का? 6 mm। यस सर। 6 mm का। तो is used to connect two plates which are 8 mm thick and assuming 16 मीटर diameter of bolt, means 16 mm diameter का ये बोल्ट है, ठीक है। यहाँ बोल्ट का डाया D is 16, ये कुछ में दिया हुआ है। 4.6 का ग्रेड है, 4.6 का अगर ग्रेड है तो इसका जो यूटीएस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 400, है ना। उस टेबल से तो देखे थे यूटीएस कितना हो Yes, जाएगा, sir. अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट विल बी यूटीएस इक्वल टू 400। तो ये भी दिया हुआ है आपका। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट if 4 bolts are provided in the bolt line at a pitch of 45 mm shown in the figure। तो यहाँ पे ये फिगर को देखते हैं बाद में कि अगर बोल रहे हैं 4 बोल्ट अगर लगाया जाए इन द बोल्ट विद पिच लाइन 45 mm पे shown in the figure, तो आपको जॉइंट का एफिशिएंसी भी निकालनी है, ठीक है। तो बोलते हैं also determine the efficiency of the joint if 2 lines of bolts with 2 bolts in each line have been arranged to result in a double bolted double cover butt joint। मीन्स आपको दो तरह के यहाँ पे दिया गया है। एक बार बोला गया है कि 4 बोल्ट को आपने अरेंज कर दिया एक लाइन पे, और आपने कितने डिस्टेंस पे वो बोल्ट लगाए हैं ना, पिच दे दिया 45 mm, मतलब एक बोल्ट के सेंटर से लेकर दूसरा बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो आपका 45 mm है, मतलब दो बोल्ट एडजेसेंट बोल्ट इज एट 45 mm, ठीक है। 4 बोल्ट आपने लगाए हैं कितने डायमीटर के ऊपर ना, मतलब 16 mm डायमीटर के ऊपर, और ऊपर नीचे कवर प्लेट जो थिकनेस दी हुई है 6 mm का, और मेन प्लेट का थिकनेस आपका 8 mm का आपको बोला गया है डिजाइन करने के लिए। दूसरा केस में कहा गया है कि वही 4 बोल्ट आपको लगाना है बट एक लाइन में 2-2 करके, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट इफ 2 लाइंस ऑफ बोल्ट्स with 2 bolts in each line have been arranged to result in a double bolted double cover butt joint। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल बोल्टेड था, मींस एक बोल्ट आपने लगाए हैं चारों। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डबल एक लाइन पे 2-2 करके आपने 2 इस पे लगाए हैं, ठीक है। अच्छा हो नहीं पाएगा, कितना टाइम? अच्छा 3 मिनट बचे हैं, कोई नहीं नेक्स्ट डे में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो बात की वो चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट है? सर बुक का नाम कौन सा बताया था सर? एक करके बोलो बोलो। सर बुक नाम क्या बताया था सर? बुक का नाम एसके दुग्गल। ठीक है। और सर एसके दुग्गल वाले आप बोल रहे हैं तो उसमें क्या सर इसमें तो 5.1 कंपल जो सब है उसमें कुछ और दिया हुआ है सर। एसके दुग्गल जो ये काले तो उसमें तो दूसरा दिया हुआ है। एसके दुग्गल लिमिट स्टेट डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड पे, ये ब्लू कलर का कवर होगा, या मेरा तो थोड़ा पुराना भी है, आप लोग देख सकते हैं अभी नया कोई वर्जन आया होगा। और कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? डिजाइन ऑफ स्टील, हाँ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर करके होगा। ठीक है। और कोई कुछ पूछ रहे थे? सर टाइम है मतलब नहीं, टाइम यहाँ पे तो 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, इसीलिए। सर नेक्स्ट डे पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे पूछता हूँ। ठीक है, तो समाप्त करते हैं यहाँ पे।
ठीक है सर। यस सर। ठीक है, तो सी यू टुमारो। ओके ओके सर। सर ओके।